आप सभी को नमस्कार। आजाद एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज से जो हमारी विषय वस्तु है, आप जानते हैं टॉप 100 सीरीज के बारे में बात हुई थी और टॉप 100 सीरीज से संबंधित चर्चा आज आपको देखने को मिलेगी। टॉप 100 सीरीज जो है ये आपके प्रत्येक विषय से संदर्भित आपको देखने को मिलेगी और इसका उद्देश्य है कि कम समय में आपको उस वस्तु विशेष का, उस विषय वस्तु का संपूर्ण अध्ययन आपका हो जाए। टॉप 100 सीरीज का ये आपका उद्देश्य है। टॉप 100 सीरीज में जो हम अपनी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, ये सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास से प्रारंभ कर रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास के बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास, और इस तरह से एक एक विषय आपका कंप्लीट होता जाएगा। और मैक्सिमम आप 2 से 3 महीनों में देखेंगे कि आपके चैनल पर सभी विषयों की टॉप 100 सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी। अब टॉप 100 जो सीरीज है, इससे कितना पाठ्यक्रम कवर होगा आपका, यदि हम इसके बारे में बात करें तो लगभग 90 से 95% जो आपका पाठ्यक्रम है वो आपके इस टॉप 100 सीरीज से कंफर्म हो जाएगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% नहीं कह सकता, लेकिन 90% तक आपका जो पाठ्यक्रम है वो इन टॉप 100 सीरीज के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं, आते हैं मुद्दे पर ज्यादा बातें ना करते हुए। तो आज का जो पहला प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न हैं ये आपको कुछ मिले जुले प्रश्न देखने को मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि एक अध्याय विशेष से संबंधित प्रश्न पहले हों फिर दूसरे अध्याय विशेष से। इसमें मिक्स प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मिक्स प्रश्न इसलिए हैं जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके, नॉलेज आपका और भी बढ़ सके। क्यों? क्योंकि जब एक ही, जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आपके सिंधु सभ्यता से संबंधित लगातार प्रश्न आ रहे हैं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, लेकिन यदि वही प्रश्न बीच बीच में देखने को मिलते हैं तो थोड़ी सी समस्या होती है, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को मिक्स किया गया है, ज्यादातर प्रश्नों को मिक्स किया गया है। तो चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का तृतीय युगीन विभाजन किसके द्वारा किया गया? बोला जा रहा है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का तृतीय युगीन विभाजन किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पे 4 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। चारों नामों में पहला नाम आपको देखने को मिल रहा है थॉमसन, दूसरा देखने को मिल रहा है रॉबर्ट ब्रूस, तीसरा देखने को मिल रहा है एच डी सांकलिया और चौथा देखने को मिल रहा है जॉन मार्शल। अब इसमें से कौन सा सही है, किसके द्वारा यह विभाजन किया गया? यदि हम इसकी बात करें तो आपको बता दें कि यह विभाजन जो है ये थॉमसन द्वारा किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। थॉमसन द्वारा इसका विभाजन किया गया है। अब यदि हम देखें तो एक नाम इसमें मिल रहा है आपको एच डी सांकलिया। एच डी सांकलिया का नाम मिल रहा है। एच डी सांकलिया से कुछ आपको याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? कि इन्होंने नौदा टोली याद आना चाहिए कि इन्होंने नौदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल की खोज की थी। क्या किया था एच डी सांकलिया ने? नौदा टोली नामक जो ताम्रपाषाणिक स्थल था उसकी खोज किया था एच डी सांकलिया ने। तो इसको भी यहीं पर हमें देख लेना है। और जैसे ही हम बात कर रहे हैं ताम्रपाषाणिक स्थल की, क्योंकि नौदा टोली एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, तो आपको बता दें जो ताम्रपाषाण युग था, ताम्रपाषाण युग को बोला जाता था चालकोलिथिक। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक भी बोला जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चालकोलिथिक, यदि आपसे कभी पूछा जाए कि चालकोलिथिक किस युग को बोलते हैं तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि जो नौदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल है, यह आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो आपको बता दें यह आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न से यदि हम देखें तो 3 से 4 जानकारियां हमें प्राप्त हुई और इसी तरह से प्रत्येक प्रश्न से आपको इसी तरह की जानकारियां मिलेंगी जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब आरंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब आरंभ हुई थी? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या पूरा पाषाण काल? बात की जा रही है खाद्यान्नों की कृषि, और खाद्यान्नों की जब कृषि की बात की जा रही है, निश्चित रूप से उस समय के जो लोग थे वो अस्थायी जीवन यापन करने लगे थे। क्योंकि कृषि की बात हो रही है तो निश्चित रूप से अस्थायी जीवन यापन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो किस समय काल में हुआ है यही आपसे पूछा जा रहा है, और इसमें आपके जो विकल्प दिए हुए हैं ये है नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और पूरा पाषाण काल। अब इसमें यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर जो है वो है नवपाषाण काल।
नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम देखी जाती है। और नवपाषाण काल में जो खाद्यान्न फसल उगाई गई थी, एक तो आपका था जौ और दूसरा था आपका गेहूं। तो जौ और गेहूं उपजाए जाने के साक्ष्य आपको इस समय काल में मिलते हैं। यदि हम बात करें इसके साक्ष्य कहां पे मिलते हैं, तो दो स्थान इस समय काल में देखने को मिलते हैं, एक है कोल्डीहवा, एक है मेहरगढ़। कोल्डीहवा से सबसे पहले यदि हम देखें तो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ये आप जानते हैं, पता चलता है। तो इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, कोल्डीहवा और मेहरगढ़, इन दो स्थानों से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और कृषि में जो साक्ष्य मिले हैं वो जौ के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी, तो सबसे पहले आपको बताना होगा यहाँ पे कि जौ नामक फसल सबसे पहले उगाई गई थी, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें हम देखें तो आप एक स्थान जानते होंगे, यदि आप आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में एक खोज हुआ था, जिसके बाद से जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य थे वो बोला जाता है कि लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव, आधुनिक साक्ष्य के आधार पे हम बताते हैं कि कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। यदि लहुरा देव आपके विकल्प में नहीं है तो आप मेहरगढ़, कोल्डीहवा को टिक कर सकते हैं, आपका उत्तर सही होगा। लेकिन यदि लहुरा देव आपके विकल्प में है तो आपको लहुरा देव टिक करना है, प्राचीन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के नाम पर यदि कोई प्रश्न बनता है तो यहाँ पे। अब इसमें देखें कि कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से इस समय काल में पशुपालन भी रहा होगा, क्योंकि पशुपालन तो पहले शुरू हुआ था, बाद में अस्थायी निवास शुरू हुआ था, कृषि शुरू हुआ था। तो पशुपालन की यदि हम बात करें तो पशुपालन का साक्ष्य कहां पे मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दें कि पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है ये आपका आदमगढ़ में मिला है। कहां पे मिला है, आदमगढ़ में मिला है। कृषि के साक्ष्य कहां पे मिले, लहुरा देव में, या आप कह लीजिए मेहरगढ़ में, कोल्डीहवा में। यदि बोले पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य कहां पे मिला तो आदमगढ़ में मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। आदमगढ़ यदि हम बात करें कब मिला तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरणों में, अंतिम कालों में पशुपालन का साक्ष्य आपको देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कृषि का मतलब जैसे मैंने बोल दिया अस्थाई निवास, तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले अस्थाई निवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो यह भी आपको बताना होगा कि सबसे पहले जो अस्थाई निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। तो ये भी याद रखना है आपको। तो तीन चीजें आपने देखा, पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य आदमगढ़ से मिला है। ठीक है, यदि हम बोले कि फसलों का, खाद्यान्न फसलों का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है तो आप लहुरा देव टिक करेंगे। यदि लहुरा देव नहीं दिया हुआ है तो आप कोल्डीहवा और मेहरगढ़ को टिक करेंगे। कोल्डीहवा से क्या मिला था, कोल्डीहवा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। मानव के साथ साथ, मानव शव के साथ साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहां पर मिला है ये आपको बताना है। यहाँ पे विकल्प हैं बुर्जहोम, कोल्डीहवा, चौपानी मांडो, अब्दुल्लागंज, रायसेन। अब इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। प्रश्न आपका बहुत ही साधारण है, आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से कि किस स्थान पे मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, और ये साक्ष्य आपका मिला है बुर्जहोम से। ए विकल्प आपका सही उत्तर है, बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। और एक चीज और आप जानिएगा, जब बात हो रही है दफनाए जाने की, शव की बात हो रही है, तो आपको याद आना चाहिए तामास्म काल था। तामास्म काल में, इस काल में यदि हम बात करें तो जो शव होते थे, जो शव दफनाए जाते थे घर के फर्श के नीचे, वो उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। ये भी पूछा जा सकता है कि ताम्रास्म काल में जो शव दफनाए जाते थे उनकी दिशा क्या होती थी, तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में दफनाए जाते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं ये आपको बताना है। तो चलिए पहले प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसका जवाब देते हैं। अब प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, पहला है हड़प्पा संस्कृति, दूसरा है ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति, तीसरा है वैदिक संहिता, और चौथा है चांदी के आहत सिक्के। इनमें से कहां से साक्ष्य मिला है ये आपको बताना है। चलिए बताएं। पहले यदि आप देखें
तो सबसे पहले बोला जा रहा है चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य, चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य जो मिले थे वो आपको देखने को मिले थे हड़प्पा संस्कृत थे। तो इसका सही उत्तर आपका ए विकल्प हो गया कि हड़प्पा संस्कृत से सबसे पहले चांदी के साक्ष्य मिले हैं। अब हड़प्पा संस्कृति की बात हो रही है तो एक प्रश्न बनता है कि जो हड़प्पा संस्कृति है किस प्रकार की सभ्यता है, किस प्रकार की। तो इसको बोला जाता है आद्रयुगीन सभ्यता है। यह आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, यह एक आद्रयुगीन सभ्यता है। और यदि हम बोलें कि ये ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पे नगरीय सभ्यता देखने को मिलता है। ग्रामीण सभ्यता किसको बोलते हैं? ग्रामीण सभ्यता जो आर्य सभ्यता थी उसको ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि किन आधारों पर हम मानते हैं, किन आधारों पर हम मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है ये आर्यों से पूर्व की सभ्यता है। कौन से साक्ष्य हैं, किन आधारों पर हम मानते हैं कि आर्य सभ्यता से पूर्व की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता? तो आपको बता दें कि इसमें जो मृद भाड़ मिले थे, जो मृद भाड़ मिले थे, इन आधारों पर हम बताते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये पहले की है और इसके बाद आर्य सभ्यता आई थी। अब मृद भाड़ जो मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ये क्या होते थे? लाल रंग के होते थे। प्रश्न ये भी बन सकता है किस कलर के होते थे? लाल रंग के होते थे, लेकिन इस पे काले कलर से चित्रकारी की होती थी। लाल रंग के मृद भाड़ होते थे, लेकिन इस पे काले कलर से चित्रकारी की होती थी। ये साक्ष्य, ये मृद भाड़ आपके हड़प्पा सभ्यता से संदर्भित हैं। दूसरा पूछा जाता है कि जो आपका आर्य सभ्यता है वहां पे किस प्रकार के मृद भाड़ मिले? तो यहाँ पे जो है धूसर एवं चित्रित धूसर, धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भाड़ आपको देखने को मिलते हैं जो आर्य सभ्यता में मिलते हैं। और इन्हीं आधारों पर, मृद भाड़ों के आधारों पे हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ये आर्यों से पूर्व की सभ्यता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें तो पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता से ये किस प्रकार भिन्न थी। जो सिंधु सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी, ये भी प्रश्न बनता है। तो आपको बता दें कि वैदिक सभ्यता से जो भिन्नता थी सबसे पहले नगरीय आधार पे, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता थी, इस आधारों पर यह वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। दूसरा कारण क्या है कि यहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, इस आधार पे ये अलग है। भाव चित्रात्मक लिपि आपको देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ यदि हम देखें तो इस सिंधु घाटी के काल में, हड़प्पा के काल में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यह भी पूछा जा सकता है कि क्या लोहे का ज्ञान था? नहीं, लोहे का ज्ञान इस समय काल में नहीं था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि हम बोलें कि हड़प्पा संस्कृति जो है इसके खुदाई के इसके साक्ष्य क्या है, हड़प्पा का प्रमाण क्या है, प्रमुख स्रोत क्या है हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा संस्कृति का? तो इसका जो साक्ष्य है वो है पुरातात्विक खुदाई। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि इनके साक्ष्य क्या हैं। तो जो खुदाई हुई थी पुरातात्विक, उसी के आधार पे हम कहते हैं कि यह हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो लिपि थी उसको पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक, तो इसलिए हम लिपि के आधार पर इनकी चर्चा नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है? किस स्थान पर गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपके शहरों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कालीबंगा दिया हुआ है, धौलावीरा दिया हुआ है, बनावली दिया हुआ है, लोथल दिया हुआ है। तो गोदीबाड़ा कहाँ पे था, कहाँ पे बंदरगाह था, यही पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है लोथल। लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ था। कालीबंगा से क्या मिला था? कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ था, जो प्रमुख है। इसके बारे में पूछा भी जाता है कि जूता खेत कहां से प्राप्त हुआ। धौलावीरा से यदि हम बात करें तो धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। हड़प्पन लिपि के 10 बड़े आकार वाले 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, जो मिला है धौलावीरा से। बनावली से यदि हम बात करें क्या है, तो पक्की मिट्टी से बने हल की प्रारूप यहाँ पे मिला है। बनावली से क्या मिला है? पक्की मिट्टी से बने हल का प्रारूप मिला है बनावली से। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। और इसमें कुछ चीजें और पूछी जाती हैं, कुछ स्थान और पूछे जाते हैं कि उनसे क्या मिला। जैसे एक प्रमुख स्थान आता है सुतकोतड़ा, ये आपको पता होना चाहिए। सुतकोतड़ा से क्या हुआ? घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई।
ये आपको पता होना चाहिए। सुतकोतड़ा नामक स्थान से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई। दूसरा आपका आता है रोपण। रोपण जो स्थान था, यहां से प्राप्त हुआ कि जो मालिक होते थे, मालिक के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। ये साक्ष्य आपके रोपण से मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। मोहनजोदाड़ो प्रमुख स्थान है। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला? यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला, विशाल स्नानागार यहां से मिला। और इसके साथ साथ विभिन्न वस्तुओं पर हल की बनी हुई प्रतिरूप मिली। बहुत सारी वस्तुएं मिली जिन पे हल की प्रतिरूप बनी होती थी, ये आपको मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक स्थान आता है धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा क्यों महत्वपूर्ण है? धौलावीरा से तो शिलालेख तो मिला ही हुआ था, लेकिन दूसरे शब्दों में धौलावीरा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो धौलावीरा है 3 भागों में विभक्त एकमात्र शहर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 भागों में विभक्त एकमात्र शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता का है, वो आपका धौलावीरा है। यदि हम मोहनजोदाड़ो से बात करें तो यहाँ पे विख्यात वृषभ मुद्रा की भी प्राप्ति हुई है। विख्यात वृषभ मुद्रा की भी प्राप्ति यहां से देखने को मिलती है, जो आपके मोहनजोदाड़ो से हुई है। तो इतने जो प्रश्न बनते थे इस विशेष टॉपिक से, उसकी चर्चा यहां पर हो गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है? नदियों के तट पर स्थित स्थानों की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्थान है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब इसमें यदि हम देखें तो हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैठन। इसमें यदि स्थान की हम बात करते हैं तो इसमें आपको हस्तिनापुर देखने को मिल रहा है। हस्तिनापुर जो स्थान है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब नदियों के तट से जुड़े हुए कुछ स्थान पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहली नदी आती है सिंधु नदी की। कौन से स्थान है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर जो स्थित स्थान है उनमें आपका आता है मोहनजोदाड़ो, अल्लाहदीनो, आमरी और कोटदीजी। 4 स्थान प्रमुख हैं। अल्लाहदीनो, आमरी, कोटदीजी और मोहनजोदाड़ो, ये चारों के चारों स्थान आपके सिंधु नदी से स्थित हैं। और एक स्थान और आता है चाहुंदड़ो, ये भी आपके सिंधु नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा नदी आती है प्रमुख सरस्वती। सरस्वती नदी के तट पर कौन कौन से स्थान स्थित हैं? 2 प्रमुख स्थान आपको सरस्वती नदी के तट पर देखने को मिल जाएंगे। एक आपका है बनवाली और एक है कुणाल। तो बनवाली और कुणाल 2 स्थान आपको देखने को मिल जाएंगे सरस्वती नदी के तट पर। अरब सागर से लगा हुआ जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं बालाकोट। तो बालाकोट जो स्थान है ये अरब सागर से लगा हुआ है। कच्छ से संबंधित 2 स्थान है जिनमें आपका आता है धौलावीरा और सुतकोतड़ा। धौलावीरा और सुतकोतड़ा ये कच्छ से संबंधित स्थान है, कच्छ में स्थित स्थान है। इसके बाद कुछ और स्थान है, जैसे पूछा जाता है कि लोथल, लोथल जो स्थान है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा पूछा जाता है कि कालीबंगा जो स्थान है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये घग्घर नदी के तट पर स्थित है। अगला स्थान आता है सतलज, कि सतलज नदी के तट पर कौन सा प्रमुख स्थान है? तो रोपण जो स्थान था जहां पे कुत्ते के साथ मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, वो आपके रोपण नामक स्थान से मिले हैं। ये सतलज नदी के किनारे है। अगला स्थान आता है मांडा। मांडा आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में और ये जो स्थान है ये चेनाब नदी के तट पर है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से समस्या नहीं होगी। पैठन की यदि हम बात करें, पैठन गोदावरी नदी के तट पर है। नागार्जुन कोंडा की बात करें तो ये कृष्णा नदी के तट पर है। तो ये स्थानों से संबंधित भी प्रश्न यहाँ से प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने हुए आभूषण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के बने हुए आभूषण कहां से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। तो हड्डी से बने हुए आभूषण की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये जो प्राप्त होते हैं ये महादहा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हड्डी से बने हुए आभूषण महादहा से प्राप्त होते हैं। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विभिन्न लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? कौन सा ऐसा स्थान है जहां से लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश से जुड़ा कौन सा स्थान है, इनमें से आपको टिक करना है। धधरिया, कायथा, गुगरिया,
नागदा। इनमें से कौन सा स्थान है जहां से आपके लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न संख्या को नोट कर लीजिएगा, इसमें तो थोड़ा सा विवादित प्रश्न था, इसलिए इसका जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में टॉप पिन करके कमेंट में दे दूंगा। तो प्रश्न संख्या 8 का जवाब आप वहां से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां किससे संबंधित थी? जो दक्षिण भारत है इसकी बृहद जो पाषाण समाधियां पाई गई हैं ये किससे संबंधित थी, ये आपको बताना है। पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या लौह पाषाण काल, किससे संबंधित थी समाधियां, ये आपको बताना है। बृहद पाषाण समाधियों की बात हो रही है और ये यदि हम बात करें किससे संबंधित है तो इसका जवाब होगा नव पाषाण युग से। ये जो समाधियां हैं ये नव पाषाण काल से संबंधित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की बृहद जो समाधियां पाई गई हैं ये नव पाषाण काल से संबंधित हैं और इनको जो है मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में भी जाना जाता है। मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में ये स्थान आपका विख्यात है जहां पे बृहद पाषाण समाधियां पाई गई हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक इसके महत्व को जो समझ नहीं पाया था कौन था, ये आपको बताना है। इनमें से कौन से थे जो इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे, इसका जवाब आपको देना है। तो इसके महत्व को जो समझ नहीं पाए थे वो थे ए कर्निंघम। ए कर्निंघम इनका नाम था, जिन्होंने खोज तो किया था, जानकारी तो कर लिया था, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, तो ए कर्निंघम इनका नाम आता है। अब यहाँ पे बात हो रही है हड़प्पा का उत्खनन करने वाले, हड़प्पा से संबंधित। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दो सभ्यताएं थी, चाहे आप हड़प्पा की बात कर लीजिए चाहे आप मोहनजोदाड़ो की बात कर लीजिए, दोनों के जो प्रमुख भारतीय थे जिन्होंने इस खोज में योगदान अपना दिया है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे हड़प्पा की यदि हम बात करते हैं तो दयाराम साहनी का नाम आता है, जिन्होंने भारतीय होने के नाते भारतीय हैं, जिन्होंने हड़प्पा की खोज में अपना योगदान दिया। दूसरा आता है राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज में अपना योगदान दिया। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां के निवासियों के बारे में जानने का मुख्य स्रोत क्या है? मोहरे, बर्तन जेवर हथियार, मंदिर या लिपि? इसमें से यदि आप देखें तो मोहरों को तो हम पढ़ नहीं सके हैं क्योंकि चित्रात्मक है, मंदिर तो यहाँ पे मिले नहीं है उस प्रकार से, लिपि को हम पढ़ नहीं सके हैं, तो बचा क्या? बर्तन जेवर और जो हथियार हमें खुदाई में मिले हैं उन्हीं आधार पे हम इनकी सभ्यता को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर नदी के तट पर स्थित है? और अभी हमने बताया जब नदियों की हमने बात किया कि कौन से स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो मैंने बताया था घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा स्थित है। तो आसानी से आप कालीबंगा टिक कर सकते हैं। तो नदियों से जुड़े हुए जो स्थल हैं यहां से सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न बनते हैं। तो नदियों से जो जुड़े हुए स्थल हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह आश्रित होता है विज्ञान पर, धर्म पर, अर्थव्यवस्था पर या संस्कृत पर? किस पर आधारित होता है मानव समाज, ये बताना है आपको। किसके कारण मानव समाज विलक्षण है? और इस पे यदि हम देखें तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि जो मानव समाज है वो आश्रित होता है, निर्भर होता है संस्कृति पर। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिलते हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिलते हैं ये आपको बताना है। चले बताएं, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिलते हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोट दीजी या आर्मी? इसका सही उत्तर है आपका धौलावीरा। ठीक है, शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण मिलते हैं वो आपको धौलावीरा से देखने को मिलेंगे। और धौलावीरा जो स्थान है ये गुजरात में पड़ता है और दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है, बोला जाता है धौलावीरा को दूसरा सबसे बड़ी
हड़प्पन बस्ती बोला जाता है धौलावीरा को। पहली बस्ती कौन थी सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की? तो बोला जाता है राखीगढ़ी जो स्थान है वहां पर पहली सबसे बड़ी बस्ती प्राप्त हुई थी। दूसरा जो बस्ती प्राप्त हुई थी सबसे बड़ी, वो आपके धौलावीरा से प्राप्त हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हड़प्पा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा के जो लोग थे, ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मातृशक्ति में विश्वास करते थे। और यदि हम बात करें कि किसकी पूजा करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की पूजा करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। यदि इनके प्रमाण की हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो मोहरें हुई हैं उससे यहाँ के प्रमाण मिलते हैं कि ये लोग मातृशक्ति की उपासना, मातृशक्ति को प्रमुख मानते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे और पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, चले एक प्रश्न और बनता है। जैसे मैंने बोला कि मोहरों से हमें जानकारी मिली कि ये पशुपति की पूजा करते थे, तो एक प्रश्न और बनता है कि हड़प्पा के काल में किस पशु का अंकन इनके मोहरों पर नहीं हुआ है? तो आपको बता दें, घोड़ों का अंकन। घोड़ों का अंकन हड़प्पा कालीन की जो मोहरें हैं वहां पर आपको घोड़ों का अंकन देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि घोड़ों का अंकन कहीं भी हड़प्पा काल की मोहरों पर देखने को नहीं मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इनमें से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संदर्भित नहीं है? आपको बताना है। आपके विकल्प हैं कालीबंगा, रोपड़, पाटिलपुत्र या लोथल। 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं। अब इसमें से यदि हम बात करें कि कौन सा इसमें से संदर्भित नहीं है, तो इसमें आप सी विकल्प देख रहे होंगे, पाटिलपुत्र। पाटिलपुत्र जो है सिंध घाटी सभ्यता से नहीं संदर्भित है क्योंकि ये महाजनपद काल से संदर्भित है, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल भोगवा नदी के तट पर है और आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। चले, और आप जानते हैं कि यहां से लोथल से युग्म समाधान और मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो ये कहां पे पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या सिंध? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है गुजरात। लोथल जो है ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, भोगवा नदी के तट पर देखने को मिलेगा। यहाँ से मनका कारखाना और युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब इसमें यदि हम देख लें कुछ स्थानों के बारे में, और जैसे कि जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थान पड़ता है? मैंने अभी पूर्व में बताया कि जम्मू कश्मीर में जो स्थान पड़ता है उसका नाम है मांडा, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दूसरा है दायमाबाद। दायमाबाद अक्सर पूछा जाता है कि ये किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद आता है कालीबंगा, कि कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है? तो कालीबंगा आपके राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है राखीगढ़ी, जो सबसे बड़ी बस्ती जहाँ पे पाई गई थी। तो राखीगढ़ी कहाँ से संबंधित है? ये आपके संबंधित है हरियाणा से। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। जो कुछ प्रमुख स्थल हैं वो किस राज्य से संदर्भित हैं, किस नदी के तट पर हैं, उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी के तट पर कौन सा स्थान स्थित है, ये आपको बताना है। और पूर्व में भी इसकी चर्चा हुई है। ठीक है, नागार्जुन कोंडा इसका विकल्प था, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करते हैं। अगला, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? इसके बारे में भी आप जानते हैं, पूर्व में इसकी चर्चा हो गई है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में सबसे पहले प्राचीनतम चांदी के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? बताएं। हड़प्पा जो संस्कृति है वहां पे किस रंग का उपयोग हुआ है, ये आपको बताना है। लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? यदि आपने ध्यान से पूर्व से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं बातों को, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्योंकि अभी जब मैंने अंतर बताया था कि किस आधार पर आर्यों से पूर्व सिर्फ सिंधु सभ्यता को रखा जाता है, आर्य सभ्यता से पूर्व सिंधु सभ्यता को रखा जाता है, उसका आधार मैंने बताया था मृद भाड़ है। और मृद भाड़ में कलर मैंने बताया था कि आप देखेंगे कि इस सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृद भाड़ देखने को मिलते हैं लाल कलर में देखने को मिलते हैं और उस पे आपको काले रंग की चित्रकारी देखने को मिलती है। तो इसमें कौन सा उपयोग हुआ है? ए विकल्प लाल का उपयोग हुआ है। आसानी से टिक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 20, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है, कौन सा कारण है? मृद भाड़। इसकी चर्चा भी मैंने पूर्व में अभी बता दिया कि मृद भाड़ के आधार पे हम सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखते हैं। 21,
हड़प्पन कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, ये आपको बताना है। तो आप बताएं कि हड़प्पा जो सभ्यता है, संस्कृति है, वहां से किस धातु की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है? 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, यहाँ पे हैं तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो आपका सही उत्तर है लोहा। लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किसमें औषधियां, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की चर्चा की गई है? किसमें औषधियों की चर्चा है, तंत्र मंत्र की चर्चा है और वशीकरण की चर्चा है? आपको बताना है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद, इसमें से किसमें चर्चा की गई है, आपको बताना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा कि औषधियां, तंत्र मंत्र की बात हो रही है, और औषधियां, तंत्र मंत्र की जब भी बात आती है तो आपको टिक करना है अथर्ववेद। अथर्ववेद में इनकी चर्चा की गई है। ऋग्वेद की यदि हम बात करें कि ऋग्वेद में क्या देखने को मिलता है, ऋग्वेद में आपको ईश्वर महिमा का वखान देखने को मिलेगा, ईश्वर महिमा के बारे में जानकारी मिलेगी। यजुर्वेद की यदि हम बात करें तो यहाँ पे कर्म कांड, बलिदान विधि, ये सारी चीजें आपको जानकारी मिलेंगी। और यदि हम सामवेद की बात करें तो सामवेद में यदि हम देखें तो संगीत में जो सूक्तियां हैं, संगीत में जो स्रोत हैं, वो चीजें आपको सामवेद में देखने को मिलेंगी। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आप जानते हैं यदि प्रश्न बन जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और आप जानते हैं कि इसी वेद में, ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम जो वर्ण शब्द आया था, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो किया गया था वो ऋग्वेद में किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऋग्वेद में 1028 ऋचाएं हैं, ये भी कई बार पूछा गया है कि कितने ऋचाएं हैं। 1028 ऋचाएं आपको ऋग्वेद में देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था? कौन सा स्थान है जहां पे भगवान बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, कुशीनगर या कुशीनारा, लुम्बिनी, सारनाथ या श्रावस्ती, 4 स्थान आपको दिए हुए हैं। इसमें से कौन सा स्थान है जहां पे भगवान बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया, वो आपको बताना है। तो इसमें यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर है कुशीनारा या कुशीनगर। और श्रावस्ती इसमें एक विकल्प में है। श्रावस्ती क्यों चर्चा में था? क्योंकि श्रावस्ती में सर्वाधिक जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, और आज ये स्थान उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें लुम्बिनी की, लुम्बिनी से पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ सारनाथ के बारे में। तो सारनाथ क्यों चर्चा में है, सारनाथ क्यों चर्चा में रहता है बौद्ध धर्म से संबंधित? सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब प्रथम उपदेश जो दिया गया था भगवान बुद्ध द्वारा, वो सारनाथ में दिया गया था। लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है? लुम्बिनी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो भगवान बुद्ध हैं, इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो भगवान बुद्ध से संबंधित यदि कोई फैक्ट इस तरह से बनता है कि जन्म, प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया, मृत्यु कहाँ पे हुई, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया, तो आसानी से आप इसके आधार पे उत्तर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे है बुद्ध, या गलत लिखा है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बहुत सारी 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। अब इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप, धर्मसेन, नागसेन, अजातशत्रु, इनमें से कौन सा सही है? प्रथम बौद्ध संगीति की बात हो रही है। और जब बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति की, ये हुई थी राजगृह में। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा है जहां पर इसका आयोजन किया गया था। तो इसकी जो अध्यक्षता किया था वो किया था महाकश्यप ने। महाकश्यप द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अब चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति की यदि हम बात करें तो ये राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन हुआ था। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या पूछा जाता है कि किसके शासन काल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और इस संगीति में क्या किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रथम संगीति में क्या किया गया था? बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका संकलन किया गया था। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। और प्रथम बौद्ध संगीति में संकलन का मतलब विनय पिटक और सुत्त पिटक जो इनका था उसको क्या किया गया था? एक किया गया था, उनका संकलन किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे
बौद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका संकलन किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बौद्ध संगीति की बात आती है कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो दूसरी बौद्ध जो संगीति थी उसका आयोजन हुआ था वैशाली में। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। और दूसरा प्रश्न जैसे पहले में पूछा गया था कि किसके शासन काल में हुआ था, तो यहाँ पे कालाशोक के शासन काल में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें कि इस द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या घटनाक्रम हुआ, तो यहाँ पे जो बौद्ध संघ था वो दो भागों में बंटित हो गया। बौद्ध संघ जो था यहाँ पे दो भागों में बंट गया। दोनों भाग कौन कौन से थे? एक था अस्थविर, एक आपका था अस्थविर और दूसरा था महासांघिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? द्वितीय में बौद्ध संघ जो था दो भागों में बंट गया, अस्थविर और महासांघिक में। फिर तीसरी बौद्ध संगीति होती है। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे होती है? तीसरी बौद्ध संगीति होती है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र में शासन काल में किसके? अशोक के शासन काल में होती है। यदि हम पूछें कि इस बौद्ध संगीति में क्या घटनाक्रम हुआ, तो यहाँ पे त्रिपिटकों की दार्शनिक व्याख्या की गई। बौद्ध के त्रिपिटकों की दार्शनिक व्याख्या यहाँ पर की गई थी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है चौथी बौद्ध संगीति कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ। तो चौथी बौद्ध जो संगीति थी ये जम्मू कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? कनिष्क के दरबार में हुई थी, कनिष्क के शासन काल में हुई थी। और इस बौद्ध संगीति में क्या हुआ कि बौद्ध जो धर्म था वो दो संप्रदायों, दो पृथक संप्रदायों में बंट गया। और ये कौन कौन से थे? पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान और महायान दो पृथक संप्रदायों में ये बंट गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो बौद्ध संगीति से संबंधित अब कोई भी प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरी जानकारी कर ली है। तो चारों बौद्ध संगीति के बारे में, किसके शासन काल में हुई है, किसके शासन काल में हुई है, क्या किया गया है, किस स्थान पे हुई है, इतनी जानकारी है तो निश्चित रूप से आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगला, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो पुरोहित किसको माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं देवताओं की, तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको देवता देखने को मिलते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इंद्र की बात होती है, इंद्र किससे संबंधित है? तो इंद्र को युद्ध व वर्षा का देवता कहा जाता है। अग्नि किससे संदर्भित है? तो देवता एवं मनुष्यों के बीच जो मध्यस्थ का कार्य करते हैं उनको अग्नि देवता के नाम से आप जानते हैं। वरुण किसको कहते हैं? पृथ्वी सूर्य के निर्माता और दिन और रात के देवता के रूप में आप जानते हैं वरुण को। घौ एक देवता होते हैं जिनको बोलते हैं आकाश के देवता। सोम के बारे में आपने देख लिया कि वनस्पति जो है इनको सोम से संदर्भित किया जाता है। इसके बाद आता है उषा। उषा किसको बोलते हैं? प्रगति व उत्थान के देवता। इसके बाद अश्विन आता है। अश्विन का मतलब हो गया विपत्तियों को हरने वाला, ये आपको पता होना चाहिए। पूषण की बात आती है। पूषण मतलब हो गए पशुओं के देवता। इसके बाद मरुत आता है। मरुत मतलब आंधी तूफान के देवता। और लास्ट में आता है विष्णु। विष्णु का मतलब विश्व के संरक्षक एवं पालनहार। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। देवताओं से संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें यदि हम देखें तो इसका उत्तर है अतरंजी खेड़ा। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? जो ऋग्वेद है हमारा, उसका 9वां मंडल किसको समर्पित है, ये आपको बोला जा रहा है। तो इसका जो 9वां मंडल है ये सोम देवता को संबंधित है। और सोम और इस पेय पर नामकृत देवता, मतलब डी विकल्प आपका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि पूछा जाए कुल कितने मंडल हैं, तो कुल 10 मंडल हैं, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में कौन सी शासन प्रणाली आपको देखने को मिलती है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको बता दें कि वैदिक युग की जब हम बात करते हैं तो वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली आपको देखने को मिलती है। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए आगे।
अगला है प्रश्न आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? अस्किनी नदी का संबंध किससे है? किसका पुराना नाम अस्किनी है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो आप नदियों से संबंधित भी प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा और सभी चर्चा यहाँ पे अभी हो जाएगी। तो अस्किनी की यदि हम बात करते हैं तो अस्किनी का जो संबंध आपका आता है वो आपको देखने को मिलेगा कि चेनाब नदी से है। तो अस्किनी का संबंध हो गया चेनाब नदी से। अब कुछ नदियों की बात हम कर ले रहे हैं, साथ साथ आप चाहते हैं नोट कर लीजिएगा, याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। पहला आता है कुभा। कुभा का नाम है काबुल, काबुल नदी। इसके बाद आता है कुभ, कुभ का नाम है कुर्रम, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है बितस्ता, बितस्ता किसका नाम है? झेलम का नाम था, झेलम। इसके बाद आता है अस्किनी, अस्किनी की बात हो गई, चेनाब। इसके बाद आता है सतुद्री, जिसको आप बोलते हैं सतलज, सतलुज। इसके बाद यदि हम देखें तो बिपाशा, यहाँ पे आपका ब्यास है, ब्यास को पूर्व नाम था बिपाशा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें सदानीरा, सदानीरा एक नाम हुआ करता था जो गंडक नदी का नाम था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आप देखते हैं तो एक नदी आती है दी सदती, ये घग्गर का नाम हुआ करती थी, जिसको आधुनिक घग्गर के रूप में देखते हैं। एक होती थी गोमल, गोमल ये गोमती नदी का नाम था, ठीक है। इसके बाद आती थी सुवस्तु, स्वात नदी बहती है, स्वात का नाम था सुवस्तु, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नदी तमा, माते तमा, देवी तमा, ये सरस्वती नदी के नाम है, ये भी आपको पता होने चाहिए। और इतनी जानकारी यदि आपके पास है, आपके पास इतनी जानकारी है तो नदियों से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसमें यदि हम देखें 4 विकल्प है, सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य, तो इसका विषय है दर्शन, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अब इसमें यदि हम देखें तो बौद्धिक वैदिक साहित्य का क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वैदिक साहित्य का क्रम क्या है वो आप बताएं। तो वैदिक साहित्य की यदि हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले आती हैं वैदिक संहिताएं, ये पूछी जाती हैं। तो वैदिक संहिताएं सबसे पहले आती हैं और वैदिक संहिताएं के बाद फिर ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण ग्रंथ। और इसके बाद यदि हम देखें तो आरण्यक आता है और इसके बाद यदि हम देखें तो उपनिषद आता है। ये आपको क्रम पता होने चाहिए, ये क्रम आपको पता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं और ये क्रम आपको पता भी होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निशाका के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निशाका क्या होते थे, प्राचीन भारत की बात की जा रही है कि निशाका किससे लिए प्रसिद्ध थे? स्वर्ण आभूषण, तांबे के सिक्के या गाय या चांदी के सिक्के। तो निशाका की बात हो रही है, निशाका का मतलब है स्वर्ण आभूषण। तो निशाका का जो संबंध है वो स्वर्ण आभूषण से है। और आपको बता दें कि जो बौद्ध जातक होते थे, बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों की बात की गई है। कौन कौन से? पहला तो आपका था निशाका, बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों की व्याख्या हुई है। पहला था निशाका, दूसरा था सुवर्ण और तीसरा था मसाका। तो ये 3 के बारे में पता होना चाहिए, निशाका, स्वर्ण और मसाका के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आपको बता दें कि ऋग वैदिक काल में निष्क का संबंध होता था गले का आभूषण, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऋग वैदिक काल की यदि हम बात करें तो निष्क का संबंध होता था कि गले का आभूषण, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? अभी आपने देखा था कुभा का नाम क्या था? काबुल। तो काबुल कहां से संदर्भित है? अफगानिस्तान से। तो आप आसानी से विकल्प को टिक कर सकते हैं कि इसका संबंध आपके अफगानिस्तान से है, ठीक है। अब यदि हम देखें तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता था कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आपको टिक करना है सिंधु।
यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन है, तो आपको टिक करना है सरस्वती। तो दोनों में अंतर पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा वर्णित नदी सिंधु, सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, ये आपको पता होना चाहिए। और ऋग्वेद की बात कर रहे हैं तो ऋग्वेद में जो पुरोहित होते थे उनको बोलते थे होता। और ऋग्वेद का जो द्वितीय और सप्तम मंडल है ये सबसे प्राचीन है। ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे प्राचीन है, तो द्वितीय और सप्तम जो मंडल है ये आपका सबसे प्राचीन है। ये भी आपसे प्रश्न बनता है। चलिए अगला, अब यहाँ पे सूची को मिलान करना है और इसके बारे में आप कर चुके हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं। बोला गया है कुभा, परुष्णी, सदा, नीरा, सुतुद्री, और यहाँ पे नदियों के नाम दिए हैं। जैसे कुभा अभी आपने देखा कि इसका संबंध है काबुल से। परुष्णी नदी मतलब रावी नदी, ठीक है। सतुद्री नदी मतलब सतलज नदी। सदा नीरा मतलब गंडक नदी। तो आप आसानी से विकल्प टिक कर सकते हैं। यदि आपको जो अभी क्रम बताया गया, जो अभी आपको 7 से 8 नाम बताए गए नदियों के, यदि आपको पता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। चलिए बताएं। बोला गया है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ से हुई थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ से कौन सा सत्य है यह आपको बताना है। तो बताएं यहाँ से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है बी विकल्प, कि यहाँ से बोगज कोई से जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उसमें वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। 35, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया? पूर्व में इसकी बात हो चुकी है। प्रयास करें और जवाब दीजिए कि सबसे पहला धर्मचक्र परिवर्तन मतलब उपदेश, पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ इसका सही उत्तर है। अगला, गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? गायत्री मंत्र की जो रचना है किसके द्वारा की गई थी? वशिष्ठ, इंद्र, विश्वामित्र या परीक्षित? किसके द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका विश्वामित्र। विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। अब यहीं पे एक प्रश्न दिमाग में आ गया कि 3 आपके पुराण हैं, कौन कौन से? एक आपका है विष्णु पुराण, एक आपका है मत्स्य पुराण, एक आपका है वायु पुराण। प्रश्न क्या बनते हैं कि ये जो पुराण है कोई नाम देके पूछ लेता है कि किस राजवंश से संबंधित हैं। जैसे विष्णु पुराण की यदि हम बात करें तो यह मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। यदि हम बात करें मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, तो मत्स्य पुराण आपको देखने को मिलेगा सातवाहन वंश से संबंधित है। यदि हम बात करें वायु पुराण किससे संबंधित है, तो ये गुप्त वंश से संदर्भित हैं, गुप्त वंश से संबंधित हैं। अब एक प्रश्न और भी बनता है कि सबसे पुराना, सबसे प्राचीन इसमें से कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक है। एक प्रश्न और भी बनता है कि पुराणों के रचयिता कौन थे? तो पुराणों के जो रचयिता थे वो लोमहर्ष को माना जाता है। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा नाम है, इन दोनों को माना जाता है कि इन्होंने पुराणों की रचना किया था। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा? गौतम बुद्ध ने किसे, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसको अंतिम रूप से इन्होंने शिक्षित किया था, उपदेश दिया था, वो कौन था? आनंद, सारिपुत्र, सुभद्र या मोगलान? इनमें यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प, सुभद्र। अंतिम जो भगवान बुद्ध द्वारा जो अंतिम व्यक्ति था जिसको ज्ञान दिया गया था, दीक्षित किया गया था, वो आपका था सुभद्र। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? 4 विकल्प आपके सामने हैं, इन चारों में से कौन सा सही है? जमाली, विपिन, योसुद या प्रभास? तो इसका सही उत्तर है जमाली। अब भगवान महावीर की बात हो रही है तो यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर आपको देखने को मिलते हैं और 24वें थे आपके महावीर स्वामी। तो प्रश्न बनता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले थे आपके ऋषभ देव, ये आपको पता होना चाहिए। पहले थे ऋषभ देव, ये आपको पहला याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है 22वां
22वां है अष्टनेमी, ठीक है, अष्टनेमी। 23वां आपको याद रखना है, 23वें है पार्श्वनाथ, और 24वें आपको बता दिया भगवान महावीर स्वामी। इनका जन्म कहाँ हुआ था यदि हम बात करें तो कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ पे हुई थी तो पावापुरी नामक स्थान है जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो भगवान बुद्ध से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से उत्तर देने में सक्षम हैं। अगला है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का समापन हुआ, ये आपको बताना है, संपादन हुआ। तो इसमें यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? विभिन्न मुद्राओं से संदर्भित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि जो प्रथम वाचन हुआ था उससे संबंध जो मुद्रा है, प्रवचन मुद्रा, उसका क्या नाम है? अभय, धर्मचक्र, ध्यान या भूमि स्पर्श, इसके बारे में आपको बताना है। इसका सही उत्तर है धर्मचक्र। अब एक प्रश्न ये भी आता है भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो हमें क्या बताती है? तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा है उसका कहना है तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना। भले ही हमें कष्ट पड़े लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी शुचिता और निरंतरता को यदि हम आगे बढ़ाते रहते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो उसका उपदेश कौन सा देता है? भूमि स्पर्श जो बुद्ध की मुद्रा है वो यह उपदेश देती है। तो यह आपको पता होना चाहिए। और भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में प्रश्न बनता है कि ये किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संदर्भित है। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि भूमि स्पर्श जो मुद्रा है ये आपके गुप्त काल से संदर्भित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था आपको बताना है। यहाँ पे यदि हम देखें बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, तो इसका सही उत्तर है यापनीय के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जैन धर्म का एक संप्रदाय था। दिगंबर समुदाय से इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो बी विकल्प सही है, दिगंबर समुदाय से इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगला है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? तो जो प्रयोग किया गया उसका नाम है कैवल्य। कैवल्य की प्राप्ति मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। अगला है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अभी मैंने पूर्व में बता दिया जब मैंने भगवान महावीर की बात किया था, तो अंतिम थे भगवान महावीर। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा गया था? ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन से हैं ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है ये है आपका नागार्जुन। नागार्जुन इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब इसमें से जैन धर्म से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे जो इनके तीर्थंकर होते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ चिन्ह हैं वो भी कभी पूछे जाते हैं। जैसे ऋषभ देव की यदि हम बात करते हैं, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव की यदि हम बात करते हैं तो इनसे जुड़ा हुआ जो चिन्ह है वो बोला जाता है सांड। ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आपके आते हैं अष्टनेमी। अष्टनेमी 22वें तीर्थंकर आपके। अष्टनेमी से जो संदर्भित है वो है शंख, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ से जो संबंधित है वो है सर्प, ठीक है। और भगवान महावीर से जो चिन्ह संबंधित है उसको बोलते हैं सिंह। तो ये चिन्हों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भगवान महावीर का जो लास्ट तीर्थंकर थे उनके बारे में पता होना चाहिए कि इनका जो चिन्ह था वो सिंह चिन्ह था, ये आपको पता होना चाहिए। और यहीं पे एक चीज और जान लेना है कि प्रथम जो जैन साहित्य था, पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखा गया, तो प्रथम जैन साहित्य जो था ये अर्ध मागधी भाषा में लिखा गया। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला, ये तो आपने देख ही लिया, ये है आपका सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है किस पर? द लाइट ऑफ द एशिया जो पुस्तक लिखी गई है ये किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो बताएं, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किस पर आधारित है? द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किस पर आधारित है ये आपको बताना है। चलें बताएं, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर आधारित है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला, यहाँ पे कुछ सूचियां दी हुई हैं, इनको मिलान करना है। जैसे यहाँ पे कुछ
जनपद के नाम दिए हुए हैं और उनकी राजधानियों का मिलान करना, जैसे कुरु, पांचाल, कौशल और वत्स, 4 जनपद दिए हुए हैं और इनकी कुछ राजधानियां दी हुई हैं, इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जब हम बात करते हैं कुरु की, तो कुरु की जो राजधानी थी वो थी आपकी इंद्रप्रस्थ। तो कुरु का आप जो मैच करेंगे वो आप करेंगे इंद्रप्रस्थ से, मतलब ए का हो गया चौथा। तो 2 विकल्प यहाँ पे दिख रहे हैं, ए के 4। इसके बाद दूसरा आता है पांचाल। पांचाल की जो राजधानी थी, यदि हम इसकी बात करें तो अछित्र, ये जो राजधानी है ये आपकी थी पांचाल की राजधानी। तीसरा है कौशल। कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी साकेत, और वत्स की जो राजधानी थी वो थी आपकी कौशाम्बी। तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगला, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? राजा नंद के बारे में कौन सा अभिलेखीय प्रमाण है जो बताता है, ये आपको बताना है। चलें, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख, इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो है ए विकल्प। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये राजा नंद का उल्लेख करता है। इन्होंने बताया भी है, इस अभिलेख में बताया भी गया है कि राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय के बारे में। तो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यहीं पर आपको कलिंग विजय के बारे में भी बताई गई है, जो राजा महापद्म नंद ने किया था। इसके साथ साथ यहाँ पे यह भी बताया गया है कि कलिंग में सिंचाई के उद्देश्य के लिए एक नहर का भी निर्माण राजा महापद्म नंद ने किया था, वो भी चर्चा की गई है हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो ये विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है? अगुंतुर निकाय, मध्यम, खुद्दक या दीघ? तो इसका सही उत्तर है अगुंतुर निकाय। इसमें आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहां पे थी? प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था आपको कहां पर देखने को मिलती है? ये आपके कुछ विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें वैशाली, पाटलिपुत्र भारत से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर आपका है वैशाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? चलिए बताइएगा। तो उज्जैन के नाम की बात हो रही है, तो उज्जैन का जो नाम था वो था आपका अवंतिका। अवंतिका जो है ये पूर्व में उज्जैन का नाम हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाया, ये प्रश्न है, बताएं। इस विकल्प के अनुसार, जो इसमें विकल्प दिए हुए हैं इनके अनुसार सर्वाधिक सर्वमान्य जो उत्तर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन जो पाटलिपुत्र नगर है उसकी स्थापना किया था उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने इसकी स्थापना किया था। और सबसे पहले जो राजधानी बनाया था वो भी उदयन ने ही बनाया था। ठीक है, उसके बाद बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यदि आपके विकल्प में उदयन दिया हुआ है तो आप उदयन को टिक करेंगे, यदि उदयन नहीं दिया हुआ है तो आप चंद्रगुप्त मौर्य को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, उनके आगमन का सही कालक्रम क्या है? मतलब ये जो व्यक्ति दिए गए हैं, ये जो यात्री दिए गए हैं, ये भारत में कब आए, सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया, उसी को क्रमबद्ध लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से यदि हम देखें फाहियान, मेगास्थनीज, इत्सिंग या हुएनसांग, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन किसके दरबार में आया। सबसे पहले जो व्यक्ति आया था वो आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की इंडिका एक पुस्तक है, आप जानते होंगे, और ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, सबसे पहले आए थे। दूसरे स्थान पे आए थे फाहियान। फाहियान जो आए थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और दूसरे नंबर के यात्री थे। इसके बाद आता है हुएनसांग। हुएनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में आए थे, सम्राट हर्षवर्धन के काल में आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। और इत्सिंग की यदि हम बात करें तो ये 7वीं सदी में भारत आए थे। तो सबसे पहले कौन आया? मेगास्थनीज, इसके बाद फाहियान, इसके बाद
होयनसांग। तो मेगास्थनीज 314 यदि कहीं दिया है, बी विकल्प में दिया है, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अब आपको इनके साथ साथ सम्राटों का भी नाम पता होना चाहिए, जैसे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, हुआयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए, होयनसांग हर्षवर्धन के समय काल में आए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते हैं? मौर्यों के नगर प्रशासन के बारे में सबसे बेहतरीन जानकारी किससे मिलती है, वो आपको बताना है। तो मौर्यों के नगर प्रशासन के बारे में सबसे बेहतरीन जानकारी किससे मिलती है? मेगास्थनीज की इंडिका, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या अशोक का अभिलेख। तो आपको बता दें, सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना चाहिए कि विशाख दत्त द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, भी मैंने बताया था, कौटिल्य की जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। ये तीनों आपको रट जाने चाहिए। अब बोला गया है कि मौर्यों के नगर प्रशासन के बारे में, तो मौर्यों के नगर प्रशासन के बारे में जो जानकारी देता है वो है मेगास्थनीज की इंडिका, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? भूमिकर की बात की जा रही है कि जो भूमिकर था वो किसके द्वारा एकत्र किया जाता था? सीताध्यक्ष, अग्नुमाई, शुल्काध्यक्ष, या अक्राध्यक्ष? बताएं किसके द्वारा इकट्ठा किया जाता था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष द्वारा आपका भूमिकर लिया जाता था। इसी में एक विकल्प आप देख रहे होंगे, शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष क्या है? व्यापार का जो कर होता था, व्यापार का कर जो वसूलता था उसको बोलते थे शुल्काध्यक्ष। और आप एक देख रहे होंगे पहला विकल्प अग्रनोमाई। अग्रनोमाई क्या होता था? ये जिले के अधिकारी होते थे जिनको अग्रनोमाई कहा जाता था। ये क्या थे? जिले के अधिकारी थे। ठीक है, और कुछ चीजें और आप इसमें नोट कर सकते हैं, जैसे इसमें अंतपाल होता था, इस समय काल में अंतपाल होता था। अंतपाल क्या था? ये सीमा रक्षक था, सीमा रक्षक को बोलते थे अंतपाल। फिर होता था समाहर्ता। समाहर्ता क्या था? समाहर्ता काम था राजस्व का वसूल करना, राजस्व वसूलता था, उसको बोलते थे समाहर्ता। एक होता था सूना अध्यक्ष। सूना अध्यक्ष का मतलब होता था बूचड़ खाने को देखने वाला, बूचड़ खाने का प्रबंधन करने वाला। इसके बाद यदि हम देखें तो पौतवा अध्यक्ष भी एक होता था। पौतवा अध्यक्ष क्या होता था? नाप तौल करने वाला, नाप तौल की देख रेख करने वाला जो अधिकारी था उसको बोलते थे पौतवा अध्यक्ष। चलिए इसको बताएं। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बल पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो पशु बल पर रोक लगाई गई या पशु बल की निंदा की गई, ये किस अभिलेख में आपको देखने को मिलता है? चलें, किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है शिलालेख प्रथम। जो शिलालेख प्रथम है वहीं पर पशु बल की निंदा की गई है। तो कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे शिलालेख प्रथम हो गया पशु बल की निंदा। शिलालेख द्वितीय की यदि हम बात करें तो मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का वर्णन जो देखने को मिलता है वो द्वितीय शिलालेख में देखने को मिलता है। जो तृतीय शिलालेख था उसमें था कि राजकीय जो अधिकारी होते हैं 5 वर्ष के उपरांत राजकीय दौरे पर जाएंगे, क्षेत्र के दौरे पर जाएंगे, ये आपके शिलालेख 3 में इसका वर्णन किया गया है। शिलालेख 4 की यदि हम बात करें तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा यहाँ पे होती है शिलालेख नंबर 4 में। शिलालेख नंबर 5 में होती है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। और इसके बाद आता है शिलालेख नंबर 6 जहां पे बात की गई है कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा बताता है शिलालेख नंबर 6। और इसके बाद शिलालेख नंबर 7 है और शिलालेख नंबर 8 है। महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है, अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है शिलालेख नंबर 7 और 8 में, ये पता होना चाहिए। 9वां नंबर जो शिलालेख है वो सच्ची भेंट से संबंधित है, सच्ची भेंट और शिष्टाचार से संबंधित है। 10 नंबर का जो शिलालेख है वो आदेश देता है कि राजा तथा उच्च पदाधिकारी हमेशा प्रजा हित में सोचें। और जो शिलालेख नंबर 11 है वो धम्म की व्याख्या करता है। तो शिलालेख नंबर 11 भी महत्वपूर्ण है कि धम्म की व्याख्या शिलालेख नंबर 11 में देखने को मिलती है। शिलालेख नंबर 12 है जहां पे स्त्री
महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। और शिलालेख नंबर 13 है जो और भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कलिंग विजय की बात की गई है। और शिलालेख नंबर 14 है जहां पे प्रजा को सात्विक जीवन बिताने की बात की गई है। तो कुछ शिलालेख हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनसे जुड़े हुए निश्चित रूप से आपको प्रश्न भी अभी देखने को मिलेंगे। ये तो हो गए शिलालेख। अब कुछ अभिलेख भी थे जहां से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक था भाभू अभिलेख, एक है भाभू अभिलेख। तो भाभू अभिलेख में क्या था? भाभू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने खुद को मगध का सम्राट कहां पे बताया है? भाभू अभिलेख में बताया है। दूसरा महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो आपका है सौहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। सौहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। और जो सौहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख है, यहाँ पे बताया गया है कि खाद्यान्न को संकट काल के लिए सुरक्षित रखना है। तो खाद्यान्न को संकट काल के लिए सुरक्षित रखने की जो बात की गई है वो सौहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में की गई है। इसके बाद आता है मासिकी का लघु शिलालेख। जो मासिकी का लघु शिलालेख है, यहाँ पर पहली बार अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का वर्णन किया गया है। जो ये अभिलेख है मासिकी का लघु शिलालेख, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार अशोक के व्यक्तिगत नाम का वर्णन इस शिलालेख में किया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला आप देखेंगे तो एक प्रश्न बनता है कि कौन सा अंग्रेज था जिसने अशोक के शिलालेखों का प्रथम वाचन किया, प्रथम पढ़ा? तो अंग्रेज की बात यदि हम करते हैं तो इनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। और ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। अगला अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन था? किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था ये पश्चिम भारत पर था? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है। इससे पता चलता है कि अशोक का जो चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था ये पश्चिमी भारत पर भी था। प्रश्न संख्या 57, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? गुर्जरा लघु शिलालेख जहां पे अशोक के नाम का प्रयोग किया गया है वो कहां पर स्थित है? ये आपके स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ठीक है, दतिया में आपको गुर्जरा लघु शिलालेख देखने को मिल जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? अभी मैंने आपको बता दिया था कि किस में देखने को मिलता है, मासिकी नामक लघु शिलालेख में देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था कि जो मासिकी नामक लघु शिलालेख है वहां पे इसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो डी विकल्प आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त करने वाला कौन सा मौर्य सम्राट था, ये आपको बताना है। तो दक्कन की विजय की बात हो रही है, तो दक्कन की विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त ने। ठीक है, बी विकल्प आपका सही उत्तर। अगला कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? यहां से शिलालेख भी मिला है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालसी जो प्रसिद्ध है वो अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है। ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सैंड्रो कोट से चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया है? ठीक है, किसने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की महान भेंट का उल्लेख किया है? चार विकल्प आपके सामने हैं और इसका जो सही उत्तर है वो आपका है जस्टिन। जस्टिन ने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट के बारे में बताया है, वर्णन किया है। अगला कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक अभी आपने देखा। अब बोला जा रहा है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके काल में थे? कौटिल्य किसके काल में प्रधानमंत्री थे? तो ये संबंधित थे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। तो सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। चार विकल्प आपके दिए हुए हैं और इसका जो सही उत्तर है ये है कुषाण।
गांधार शैली कला जो है, गांधार कला जो शैली है, ये कुषाणों के काल में फली फूली और इसका जो विकास हुआ था ये आपको इसी काल में देखने को मिलता है। एक गांधार कला शैली, दूसरा मथुरा शैली का जो विकास है ये आपको कुषाण के शासन काल में देखने को मिलता है। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में आपको ये देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुषाण शासक थे कनिष्क, जिनके शासन काल में गांधार कला शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, सातवाहनों की जो राजधानी थी वो कहां अवस्थित थी ये आपको बताना है। चलिए बताएं, सातवाहनों की राजधानी जो थी ये कहां अवस्थित थी? ये आपकी अवस्थित थी अमरावती में। सातवाहनों की जो राजधानी आपको देखने को मिलेगी ये अमरावती में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? इसका उत्तर है सातवाहन। ठीक है, और अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि सातवाहनों की जो राजधानी थी वो अमरावती थी, लेकिन यदि हम देखें तो जो इनकी वास्तविक राजधानी थी वो प्रतिष्ठान या पैठन थी। क्या नाम था? प्रतिष्ठान या पैठन इनकी वास्तविक राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो यदि विकल्प में प्रतिष्ठान या पैठन दिया हुआ है तो पहले आप प्रतिष्ठान या पैठन को टिक करेंगे। ये दोनों विकल्प नहीं दिए हुए हैं तो आप अमरावती को टिक करेंगे। यदि हम बात कर लें कि सातवाहन जो साम्राज्य था इसकी स्थापना, इस वंश की स्थापना किसने किया था, तो इस वंश की स्थापना किया था सिमुक नामक व्यक्ति ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला, सिमुक निम्नलिखित में से किसका संस्थापक था? सातवाहन, अभी मैंने आपको बता दिया। अगला, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, ये आपको बताना है। चलिए बताएं, किसने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो इसका उत्तर है रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के इसका एक प्रकार से देखें तो जीर्णोद्धार कराया था। किसका? सुदर्शन झील का। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, बुद्ध के सिक्कों पर, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है ये आपको बताना है। और जिसके सिक्कों पर हुआ है चौथी बौद्ध संगीति, उसी के शासन काल में हुई थी, तो आपको याद रखना है कनिष्क। ठीक है, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला, अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष जो था ये किसका समकालीन था ये आपको बताना है। अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? इनमें से कौन से थे जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे ये आपको बताना है। इनमें से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? इसका उत्तर है पतंजलि, क्योंकि जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि थे ये शुंग कालीन विद्वान थे और ये कभी भी कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। अगला है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? विक्रमशिला नामक जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना किसने किया था ये आपको बताना है। किस पाल शासक ने किया था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है धर्मपाल। और जैसे ही हम बात कर रहे हैं विक्रमशिला की, तुरंत आपको नालंदा विश्वविद्यालय भी याद आना चाहिए। क्यों याद आना चाहिए? कि एक यात्री था वेन स्यांग जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया था, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय के बाद भी आपको पता होना चाहिए। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है, तो नालंदा बिहार सबसे प्राचीन बिहार है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? चार नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। किस नाम से भारत का उल्लेख करते थे? इसका सही उत्तर है इनतू। इनतू नाम से चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते थे। अब इसमें एक नाम देखने को मिल रहा है सी यू की। सी यू की क्या था? सी यू की था ह्वेनसांग जो थे, ये जब हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे तो इनका जो यात्रा विवरण का जो ग्रंथ है, ह्वेनसांग के जो यात्रा विवरण का ग्रंथ है, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, नालंदा से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, तो उनका जो था सी यू की नाम से इनका ग्रंथ है। ये आपको पता होना चाहिए कि सी यू की क्या है, तो सी यू की के बारे में भी आपको जानकारी
होनी चाहिए। अगला है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित, यहाँ पे गलत लिखा गया है, स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? जो आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की है वो कहाँ स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर जो देखने को मिल रहा है वो आपका है जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ठीक है, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि जो ऋषि हैं ये योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि न्याय दर्शन के कौन है, तो न्याय दर्शन के हैं आपके गौतम ऋषि। यदि आपसे पूछ लिया जाए सांख्य दर्शन के कौन है, तो सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि। यदि आपसे पूछ लिया जाए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद ऋषि। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो जैमिनी ऋषि हैं जो मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, अगला, मौखरी शासकों की राजधानी थी। मौखरी शासकों की राजधानी कौन सी थी, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है कन्नौज। जो मौखरी शासक थे उनकी राजधानी थी कन्नौज। अगला, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, अभी पूर्व में आपने देखा है। अगला है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? इनमें से किसके द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई है, ये आपको बताना है। चले बताएं, हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आर्यभट्ट, बाणभट्ट और आप देख रहे होंगे विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने यह पुस्तक लिखी है। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जो गुप्त काल था, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो आपको बता दें कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की जो दर थी वो 1/6 हुआ करती थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी। यदि पूछ लिया जाए कि इस समय सिंचाई कर को क्या कहते थे, तो इस समय सिंचाई कर को कहते थे बिदक भागम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि गुप्त काल में सिंचाई कर को बिदक भागम कहते थे और 1/6 हिस्सा इस समय का कर हुआ करता था। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? स्त्रियों और पुरुषों में समानता आपको किस समय काल में देखने को मिलती है, ये आपको बताना है। गुप्त काल, चोल काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो जब बात कर रहे हैं स्त्रियों की समानता की, तो आपको बता दें कोई भी काल, ऋग्वैदिक काल को यदि आप छोड़ दें, ऋग्वैदिक काल को यदि आप छोड़ दें, तो किसी भी काल में, किसी भी समय काल में स्त्रियों का जो स्थिति था वो पुरुषों के बराबर नहीं था। ऋग्वैदिक काल में भी समानता तो थी कुछ हद तक, लेकिन संपत्ति का अधिकार उस समय भी स्त्रियों को नहीं था। तो इसका सही उत्तर आपका डी विकल्प, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था कौन सा है? हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहां पर किया था, ये आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर है प्रयाग। प्रयाग में हर्षवर्धन ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। चलें इसको बताएं। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्नलिखित में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? इसमें से कौन ज्योतिषी थे? वरुणसी, शंकु, अमर सिंह या छप्पड़क, इनमें से कौन से हैं, ये आपको बताना है। 9 रत्नों की बात हो रही है और यहाँ पे कुछ प्रमुख 9 रत्न थे जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो फलक ज्योतिष की बात हो रही है, तो इसका उत्तर है छप्पड़क। और 9 रत्नों की जब बात हो रही है तो सबसे प्रमुख स्थान पे जो थे उनका नाम था महाकवि कालिदास। ठीक है, दूसरे स्थान पे थे धन्वंतरी, चिकित्सक जो थे। धन्वंतरी क्या थे? एक चिकित्सक थे। एक और नाम आपको याद रखना है बराहमिहिर। बराहमिहिर क्या थे? खगोल विज्ञानी थे। और बेताल भट्ट कौन थे? एक जादूगर थे। और घटकर पर कौन थे? एक कूटनीतिज्ञ थे। तो इनके नाम इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि इस समय काल में बराहमिहिर क्या थे? ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो ब्राह्मण एक खगोल वैज्ञानी थे। यदि हम बात करें धन्वंतरी का संबंध किससे है? ये एक चिकित्सक थे। बेताल भट्ट कौन थे? एक जादूगर थे। और घट पर कर पर कौन थे? एक कूटनीतिज्ञ थे। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए इसको बताएं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक कौन है?
सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक कौन है? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा है, तो आप टिक करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम। यदि बात किया जाए रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां पे प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहां पे प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है एरण से प्राप्त हुआ है। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला, रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? अभी मैंने बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी हो गई। टिप 4, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको बोलते थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो सी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? यह आपको बताना है। किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। और इस समय काल में जो प्रमुख व्यापार हुआ करता था वो ताम्र लिप्ति बंदरगाह से हुआ करता था। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से होता था? ताम्र लिप्ति पत्तन से होता था। अभी मैंने आपको पूर्व में बताया। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सामान्य सा प्रश्न है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, याद होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया है? कौन सा ऐसा शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं? ये आपको बताना है। पुष्पमित्र शुंग, प्रवरसेन, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया है। अगला, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? अभी आपको पूर्व में बताया गया था, ये प्रश्न दोबारा आ गया, कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। इसको बताएं। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? कुछ मंदिरों के नाम आपके दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है कैलाश मंदिर एलोरा। और एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि एलोरा का निर्माण, कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण जो है किसके शासन काल में हुआ था? तो आपको बता दें, राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? अभी मैंने बताया राष्ट्रकूट वंश ने कराया, तो राष्ट्रकूट आपका सही उत्तर है। अगला, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है कहां पर? कहां पर इनका उल्लेख हुआ है, यह आपको बताना है। चले बताएं, इनका उल्लेख कहां पर हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमार गुप्त के करमडंडा शिवलिंग अभिलेख में, या मथुरा स्तंभ लेख में। तो इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? उत्तम ग्राम प्रशासन आपको कहां पर देखने को मिलता है? दक्षिण भारतीय राज्य की बात हो रही है, तो उत्तर आपका होगा चोल। अगला, निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो यहाँ पे दक्षिण भारतीय की बात हो रही है, तो आप टिक करेंगे चोल। ठीक है, इसके बाद आता है कि निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वो कौन था? बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वो शासक कौन था? राजराज प्रथम, अधिराज, राजेंद्र प्रथम या कुलोतुंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है राजेंद्र प्रथम। अगला,
एम्फोरा जार होता है। एम्फोरा जार चर्चा में था, क्या होता है? एम्फोरा जार क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता था तेल और शराब के रखने के लिए, और यह एक प्रकार से लंबा और दोनों तरफ से हत्थेदार जार हुआ करता था। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया है, बखान किया है? इनमें से कौन सा है? फाहियान त्सिंग वैनसांग या मतवालिन? इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है मतवालिन। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। अब आगे यदि हम बात करते हैं तो 2 प्रश्न इसमें थे लेकिन उनकी थोड़ी सी त्रुटियां थी। ठीक है, तो इसमें से हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 99 सही है आपका। इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें 2 सूचियां दी हुई हैं, दरबारी कवि दिए हुए हैं और राजा दिए हुए हैं। तो इन दरबारी कवियों को इनके राजा से जोड़कर बताना है कि इनमें से कौन सा है। जैसे पहला है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, ये आपको बताना है। तो अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कालिदास की बात हो रही है, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? कालिदास नवरत्नों में एक हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संदर्भित है। हरिशेष की यदि हम बात करें कि हरिशेष जो है किसके दरबारी कवि हुआ करते थे, तो हरिशेष जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। और बाणभट्ट की यदि हम बात करते हैं तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो जो आज प्रश्न थे लगभग 100 प्रश्न आपने देखे। 1 से 2 प्रश्नों में त्रुटियां थी, उनकी चर्चा यदि हम छोड़ देते हैं तो लगभग 100 प्रश्नों का आप मान के चलिए कि टॉप 100 सीरीज थी, तो 100 प्रश्नों का आपने अध्ययन किया। और समग्रता से यदि आपने देखा होगा तो लगभग, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन आप कह सकते हैं कि लगभग 90% आपका जो पाठ्यक्रम है उसका रिवीजन लगभग आपके 1 से 1.5 घंटे के अंदर हो गया है। और यह तब संभव हो पाएगा जब आप पहले से कुछ पढ़े होंगे। सिर्फ आप रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से चीजें आपको बेहतर मिलेंगी और आपको विश्वास अपने आप पे आएगा कि जो आपने पढ़ा है वो चीजें यहाँ पर प्रश्न आपके हल हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से अन्य सीरीज भी आपको, अगली जो सीरीज होगी वो मध्यकालीन भारत से संदर्भित होगी, आपको मिल जाएगी 1 सप्ताह के अंदर। तो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। और जो भी मित्र एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी परीक्षा जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं जिनमें कम समय मिलता है रिवीजन का, वहां पे आप टॉप 100 सीरीज देखकर जा सकते हैं और निश्चित रूप से आपको पूरा की पूरी यहाँ पे मदद मिलने वाली है। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार।